1 फरवरी इंपॉर्टेंट डे यानी बजट डे। इस बजट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और स्टार्टअप इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ओवरऑल इस बजट की समरी के बारे में और 10 मिनट के अंदर आपको आसान भाषा में पूरा बजट आज हम समझा देंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है स्मॉल केस, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। हालांकि इस बजट के लिए मेरा माइंडसेट था कि कम से कम 2-2.5 घंटे का ये बजट रहेगा, लेकिन निर्मला सीतारमण ने अब तक जितने भी बजट्स प्रेजेंट किए हैं उसमें से ये सबसे शॉर्टेस्ट था, लगभग 1.5 घंटे का ही था। और इसमें से सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अभी आपके सामने आएंगे। बजट की समरी बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं कि सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रेजेंट किया गया था और उसे प्रेजेंट किया था स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट आया 26 नवंबर 1947 को, जिसे तब के फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुख शेट्टी ने प्रेजेंट किया था। ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स निकल कर आई है। हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स के लिए 1900 करोड़ की पीएलआई स्कीम लाई गई है। उसके साथ ही गवर्नमेंट का 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। उसे अकम्प्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी बॉन्ड ला रही है, जिससे इस सेक्टर में कैपिटल फ्लो बढ़ने में हेल्प होगा। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट ग्रीन एनर्जी कंपनीज को होगा, जैसे कि टाटा पावर जो कि ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर रही है, और अदानी ग्रीन इन जैसी कंपनीज पर। उसके बाद आती है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, जिसमें 48,000 करोड़ रुपीज पीएम आवास योजना के लिए एलोकेट किए गए हैं। साथ ही 80 लाख हाउस होल्ड्स को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका सीधा बेनिफिट हाउसिंग सेगमेंट को मिल सकता है, यानी सीमेंट, पेंट और इन जैसी कंपनीज को मिल सकता है। विलेजेस के लिए इंपॉर्टेंट भारत नेट प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट विलेजेस के लिए ऑप्टिकल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट्स देगी, जिससे ऑनलाइन कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। 2020 के वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार इंडिया की 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आने की वजह से ज्यादा लोग ऑनलाइन तरीके से जुड़ पाएंगे, जिससे ऑनलाइन बिजनेसेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इंडिया के रूरल सेगमेंट, जिसे लोग भारत भी कहते हैं, उसे टैप करने में इंटरनेट कंपनीज को मदद मिलेगी। तो इसका सीधा फायदा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी कंपनीज को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स टैप करने के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बजट में हम देखते हैं कि कई बार बड़ी बड़ी अमाउंट्स अलोकेट की जाती है अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन इसका आउटपुट कितना आया, उसका एलोकेशन कैसे हुआ और कितना हुआ, इसका डेटा जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। तो आई थिंक इसके लिए भी बजट में कोई सेशन होना चाहिए, जिसमें पिछले बजट में जो कुछ प्रोमिसेस किए गए थे, जो कुछ एलोकेशन किया गया था, उसका डेटा सभी के सामने रखा जाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगी और जो बड़ी फिगर्स बजट में बताई जाती है उसकी सही में अहमियत रहेगी। इसके बारे में आपका क्या व्यू है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और एक चीज जिसके बारे में लोग आजकल सोचते हैं कि आजकल बजट में वो चीजें पता नहीं चलती कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं, कपड़ों के दाम कम होने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि 2016 में जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी और इन सारी चीजों के जो जीएसटी रेट्स हैं, अब वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, ना कि यूनियन बजट। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चीजें, कपड़े, इन चीजों के रेट को लेकर जो एक्साइटमेंट पहले रहती थी, वो बजट में दिखाई नहीं देती है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी काफी फेवरेबल अनाउंसमेंट्स यहाँ पर की गई। इस बजट में कई सारी थीम्स निकल कर आ रही है, जिन्हें इन अनाउंसमेंट्स का सीधा फायदा होगा। और इसकी पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हो स्मॉल केस के इस पेज पर। यहाँ पर 8 स्मॉल केसेस यानी 8 थीम्स दी गई है, जिनको इस बजट से पूरा फायदा मिलेगा। उन्हें जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आज हम लेकर आए एक स्पेशल गिव अवे। आपको हमें बतानी है एक वो थीम जिसे इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा होगा, और सिर्फ बतानी नहीं है, आपको प्रूव भी करना है फैक्ट्स, स्टैट्स और अपनी लॉजिक की मदद से। अपने इस रिसर्च को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर सबमिट करना है। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, डे आफ्टर टुमारो यानी 3 फरवरी को विनर्स की लिस्ट जारी होंगी। उन सारे विनर्स के थीसिस हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। यहाँ पर जो टॉप 3 विनर्स हैं, उन्हें मिलेंगे 15,000 रुपीज कैश ईच, नो टर्म्स नो कंडीशंस। साथ ही टिकट टिप का 1 साल का और विंडमिल का भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। सो ऑल द बेस्ट और डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहा है वो ये है कि डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। अब यहाँ पर क्रिप्टो का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा लोगों का बढ़ गया है, लेकिन मुझे यही लगता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटल एसेट्स में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे डिजिटल एसेट कहा गया, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहा गया, यानी ये सेबी के अंडर नहीं आएगी। इसे करेंसी नहीं कहा गया, यानी ये आरबीआई के अंडर नहीं आएगी। तो एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसीज किस रेगुलेटर के अंडर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज का है। यहाँ पर डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगाकर गवर्नमेंट ने एक तरह से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे काफी कुछ टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉइनस्विच, कुबेरो, कॉइनडिसेस का जो यूजर बेस है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और 1 करोड़ से भी ज्यादा इनके रजिस्टर्ड यूजर्स हो गए हैं। यहाँ पर वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक और मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर ये है कि जो भी डिजिटल एसेट्स बेचेगा, यानी अगर इसमें क्रिप्टो करेंसी आती है, तो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी बेचता है तो 1% टीडीएस उस पर काटा जाएगा। तो इस तरह से जो क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो गेम चल रहा था, जिसमें कोई टैक्सेशन नहीं थे, सारा का सारा पैसा जेब में था, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आने वाले हैं। एंड गवर्नमेंट भी लाइक पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कुछ टैक्सेस कम किए गए हैं।
साथ ही LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर जो सरचार्ज लगता है वो भी 15% पर कैप किया गया है, यानी उससे ज़्यादा सरचार्ज नहीं जाएगा। और साथ ही जो लोग यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पर एक खुश खबर है। जो सरचार्ज उन्हें लगता है अनलिस्टेड कंपनीज के इन्वेस्टमेंट पर, वो 28.5% से गिरकर अभी 23% लगेगा। और अब बारी आती है उस सेगमेंट की जिसके लिए पूरा मिडिल क्लास सेगमेंट बजट को देखता है, और वो है कि इनकम टैक्स स्लैब। कोई भी चेंज इस बार नहीं बताया गया है, इसलिए कोई भी एक्साइटमेंट यहाँ पर आज नहीं दिखाई दी। हालांकि बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने महाभारत का एक श्लोक बताया, मुझे लगा कि उस श्लोक के बाद शायद टैक्सेस में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, सो दैट इज अ गुड थिंग। बजट की एक और डिसीजन जो मुझे काफी पसंद आई वो ये थी कि इंडिया में मेंटल काउंसलिंग के लिए 23 मेंटल सेंटर्स खड़े किए जाएंगे। हालांकि लॉकडाउन के टाइम में इन सारी चीजों से रिलेटेड काफी कुछ बीमारियां बढ़ रही है, उस हिसाब से ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है। तो यही कुछ था इस बजट में। आम आदमी के लिए यहाँ पर कुछ गुड या बैड डिसीजंस मुझे नहीं मिले, तो इसीलिए इस बजट को मैं रेट करूंगा 10 में से 6 या 6.5। आप क्या रेट करेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई कि LIC का IPO जल्द ही आने वाला है। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, यानी इंडिया के जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस हैं उन्हें बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा, जिससे रूरल एरिया के जो लोग हैं उन्हें भी आसानी से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा सकता है और पोस्ट ऑफिस के पैसों को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर PM गति शक्ति प्लान के अंदर काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई। यहाँ पर 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन अगले 3 सालों में इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाएगी। साथ ही नेशनल हाईवेज के लिए भी काफी कुछ अग्रेसिव प्लान्स लाए गए हैं, जिसका ये मतलब है कि NHAI दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई सारे बॉन्ड्स आपको आने वाले टाइम में इशू होते हुए दिखेंगे। और इन बॉन्ड्स में आपको बता दूं कि काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं।